अब ये हम बनाते क्यों? ये हम इसलिए बनाते हैं कि उन एल्गोरिदम्स को ये पता हो कि इस वेबसाइट ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कौन-कौन से पेज पे जाना है, इसलिए हम इसको बनाते हैं साइट मैप। गूगल में साइट मैप जो हम बनाते हैं इसलिए बनाते हैं। इसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या था? ओम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैंने आपको कहीं शेयर किया था वो है आपके?
ओके, सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर साइट मैप बनाते हैं। ठीक है, साइट मैप जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का एक मैप होता है। अब उसको कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। साइट मैप चेक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल पे जाना है। आपको लिखना है, जैसे जो भी आपकी वेबसाइट है, जैसे हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वेबसाइट में हमें अब ये चेक करना है कि मेरा वेबसाइट का साइट मैप बना है या नहीं बना। यानी मुझे ये चेक करना है कि एल्गोरिदम्स मेरी वेबसाइट के कौन कौन से पेज पे जा सकते हैं। मुझे ये चीज चेक करनी है। इसके लिए हम करते हैं स्लैश, आगे हम लिखेंगे इसके साइट मैप, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। एक्सएमएल इसलिए क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए एक्सएमएल यूज करा जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक साइट मैप आ गया मेरे पास। ये होता है साइट मैप। ओके, साइट मैप हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है HTML साइट मैप और एक होता है XML साइट मैप। HTML जो होता है वो होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, कि इंसानों को वेबसाइट कैसे दिख रही है उसके लिए हम यूज करते हैं HTML। जब हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं या बोट्स की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं XML को। तो जब मैं यहाँ पे गूगल पे गया, गूगल पे जाके जब मैंने यहाँ पे सर्च करा, तब इसने मुझे रिजल्ट जो लाके दिया, ये रिजल्ट होता है XML साइट मैप। ठीक है, तो ये हमारा XML साइट मैप होता है हमारी वेबसाइट। अब साइट मैप क्रिएट कैसे करते हैं। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट का जो साइट मैप है, अब बेसिकली साइट मैप बेसिकली क्या हुआ कि मैंने कौन सा पेज कब लॉक, कब क्रिएट किया था, कब उसे पब्लिक करा था, ये सारी इंफॉर्मेशन साइट मैप के अंडर में होती है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन साइट मैप के अंडर में, इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा। मैं क्लिक करूंगा और पेज दिखाएगा, पेज के अंदर मैं क्लिक करूंगा वो उस पर्टिकुलर पेज पे ले जाएगा। ये इस पर्टिकुलर पेज पे वो लेगा। इसी चीज को साइट मैप बोलते हैं, कि कौन सा पेज कब बनाया था, कब पब्लिक हुआ था, इस चीज को साइट मैप बोलते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है, जब कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी बोट आता है, उन्हें पता होता है कि ये पेज है, इस पेज के अंदर ये पर्टिकुलर पेज है, तो वो जैसे इस पर क्लिक करते हैं वो देख लेते हैं, हाँ ठीक है ये पेज है, ये कंटेंट है जिस पे हम रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एक साइट मैप। अब साइट मैप क्रिएट कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट में। पहली चीज तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कभी कभार, अगर आप एक प्लगइन ऐड करेंगे साइट मैप प्लगइन। जैसे आपको प्लगइन्स के सेक्शन में इंस्टॉल प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन, आपको सर्च करना है साइट मैप। ये प्लगइन है, आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही साइट मैप बना देगा आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ओके, दूसरा हमारे पास एक वेबसाइट भी है जिसके थ्रू हम साइट मैप बना सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है, साइट मैप .org। तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी साइट मैप .org। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको पेस्ट करना है।
अब ये क्या कर रहा है, ये मेरी वेबसाइट का एक साइट मैप क्रिएट कर रहा है, बट जब वेबसाइट जितनी बड़ी होगी उतना टाइम लगेगा, जितनी छोटी वेबसाइट होगी उतना कम उसमें टाइम लगेगा। सो इसने देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट का सारा साइट मैप यहाँ पे बना। तो इस तरीके से हम जो अपना है साइट मैप वो यहाँ पे क्रिएट। ये हो गया मेरा साइट मैप कंप्लीट। यहाँ साइट मैप का बेसिक काम यही होता है कि वेबसाइट के एल्गोरिदम्स या बोर्ड्स को ये बताना है कि कौन सा पेज कब पब्लिक हुआ था और कौन कौन से पेज पे आप जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसी इसी चीज को हम साइट मैप बोलते हैं। दूसरा इसके बाद आता है हमारे पास रोबोट टीएक्सटी। अब रोबोट टीएक्सटी बिल्कुल ही अपोजिट काम करता है साइट मैप से। जहाँ पर रोबोट टीएक्सटी साइड मैप, जहाँ पर साइड मैप एल्गोरिदम्स को बता रहा है कि कौन कौन से पेज पे जाना है, कौन कौन से पेज पे आप जा सकते हो, ठीक है, और कौन सा पेज कब पब्लिक हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। रोबोट टीएक्सटी बिल्कुल ही अपोजिट इससे काम करता है। वो एल्गोरिदम्स को बताता है कि किस पेज पे आपको नहीं जाना और कौन से पेज पे इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेनी। ये काम करता है रोबोट टीएक्सटी। अब रोबोट टीएक्सटी को भी चेक करने के लिए हमारे पास जैसे एक यूआरएल पे जाना है आपको, मतलब अपनी ही वेबसाइट का यूआरएल पे जाना है आपको, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है स्लैश डॉट टी एक्स टी। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी वेबसाइट का रोबोट टी एक्स टी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रखा है पहले अब ये बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारी योस्ट प्लगइन है वो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रोबोट टी एक्स टी है वो उसको बना देती है, जैसे यहाँ पे इसने बता रखा है स्टार योस्ट जॉब्स, उसके बाद हैशटैग करके इंफॉर्मेशन देने के लिए यूजर एजेंट। स्टार का मतलब है ऑल सर्च इंजन, जो भी सर्च इंजन या जो भी सोर्स आएंगे उनको स्टार का मतलब होता है। देन उसके बाद डिसअलाउ। डिसअलाउ यानी कि इस पेज पे नहीं जाना, उस चीज के लिए हम डिसअलाउ करते हैं। बट मुझे हर पेज पे लेके जाना है तो मैंने कोई भी डिसअलाउ में नहीं डाला। उसके बाद हमें अपना साइड मैप देना होता है। साइड मैप इस तरीके से होता है, साइड मैप कॉलन करके देन इसके बाद पूरा साइड मैप यहाँ पे मैंने दे रखा है एंड योस्ट ब्लॉक। ये एक तरीके से हमारी वेबसाइट का रोबोट टीएक्सटी बना। अब मुझे इसमें कोई पेज ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पेज है, उस पेज की जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक ना हो, वो किसी के पास भी ना जाए। तब हम यूज करते हैं रोबोट टीएक्सटी का डिसअलाउ वाला ऑप्शन। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा। ओके, इसमें हम जाएंगे योस्ट एसईओ में टूल्स के ऑप्शन पे। टूल्स में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइल एडिटर का। फाइल एडिटर में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट रोबोट टीएक्सटी फाइल। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा भी यू डोंट हैव एनी रोबोट टीएक्सटी फाइल, तो उसको क्लिक करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आएगा, बट इस पे हमें कुछ नहीं करना, एक बार बैक आ जाइएगा। ओके, ये मेरी जो रोबोट टीएक्सटी फाइल है वो यहाँ पे आ गई। अब डिसअलाउ मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट का कोई पेज है वो मुझे डिसअलाउ करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज का यूआरएल लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे गया, मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर पेज पब्लिक ना हो। पब्लिक ना हो मतलब
कि इसकी इंफॉर्मेशन गूगल के सर्च इंजन तक ना जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे ये जो मेरा पर्टिकुलर पेज है जहाँ पे लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, मैं चाहता हूँ ये जो पेज है ये पब्लिक ना हो। कोई भी रोबोट टीएक्सटी, कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी बॉट ये इंफॉर्मेशन ना ले। उसके लिए हम ये क्या करेंगे, इस यूआरएल को मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फाइल पे जाऊंगा और जहाँ पे डिसअलाउ लिखा है उसके आगे इसको पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। अब इसका फायदा ये होगा कि जो मेरी वेबसाइट है वो अब बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं ले पाएगा। एक और चीज हमें इसमें ऐड करनी है, इसके आगे हमें लिखना है स्लैश प्राइवेट। तो अब ये प्राइवेट रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरे लिए होगी और किसी के लिए नहीं होगी। यहाँ पर हम अलाउ भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पेज पब्लिक हो मेरा, या इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी ही चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं स्लैश स्पेस पब्लिक, अगेन स्लैश जो भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक करवानी है। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला जो पेज है ये मेरा पब्लिक हो, लोगों तक पहुंचे। इसको कॉपी किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे जाके मैंने इसको ऐड कर। सो अब एक पेज मेरा डिसअलाउ में चला गया, एक पेज मेरा अलाउ में। वैसे तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसअलाउ वाले ही डालते हैं। अलाउ को अगर आप एज इट इज रहने दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट में 50 पेज हैं तो आप 50 बार ऐसे थोड़ी लिखोगे, उसमें तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जिसको मुझे डिसअलाउ करना है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 मेरे डिसअलाउ वाले हैं, तो जो बाकी के 30 हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके अलाउ में चले जाते हैं, तो आपको उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सीधा बस 30 लिखो अलाउ डिसअलाउ वाले, ऑटोमेटिकली जो बाकी बचे हैं वो अलाउ में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा यूज होता है रोबोट टीएक्सटी फाइल का। रोबोट टीएक्सटी की मदद से हम ये देख पाते हैं कि कौन सी वेबसाइट हमारी पब्लिक है, या कौन सी वेबसाइट का जो पर्टिकुलर पेज है। हाँ, फिर तो आपको जिस पे डिसअलाउ करना है वो लिखना पड़ेगा इस पर। डिसअलाउ वैसे तो हम कम ही रखते हैं अपनी वेबसाइट। डिसअलाउ बेसिकली ज्यादातर इसलिए होता है कि मैं चाहता हूँ उस पर्टिकुलर पेज में जो इंफॉर्मेशन है मेरी वो पब्लिक ना हो। ओके। इसके बाद आता है हमारे पास पेज लोड टाइम। पेज लोड टाइम क्या होता है, ये बेसिकली एक जस्ट देखने के लिए है कि मेरी वेबसाइट का पेज लोड टाइम क्या होता है। ओके। इसके लिए आपको जाना है गूगल पेज स्पीड पे। सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। ओके, अब ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे ये बताएगा कि मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, थोड़ा फास्ट है, स्लो है, ये सारी इंफॉर्मेशन। अब जैसे ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है। अब ये वेबसाइट पे ये मुझे बता रहा है कि ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब बेसिकली उसकी स्पीड कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, बेस्ट प्रैक्टिस कैसी है, और उसका एसईओ भी किस तरीके से हो रखा है। तो
यहाँ पे इसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि वेबसाइट फास्ट है, विद इन जस्ट 1.4 सेकंड के अंदर वेबसाइट ओपन हो रही है, और लार्ज फाइल भी अच्छी है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है वेबसाइट में। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ पे दे दी। ये वेबसाइट की बेसिकली स्पीड चेक दिखाने के लिए होता है कि वेबसाइट कितनी जल्दी ओपन होती है किसी यूजर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। वो दिखा रहा है कि इस मोबाइल में और डेस्कटॉप में कितनी स्पीड आ रही है, इस चीज को चेक करते हैं। और ये हमें रेगुलर चेक करना पड़ता है, हर 15-20 दिन में जैसे जैसे हम अचीव कर रहे हैं उस हिसाब से हमें चेक। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ऑप्टिमाइज जीएस और सीएसएस। ओके, जीएस यानी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, और सीएसएस जो लैंग्वेज है उसकी बात की जाती है। यानी जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेएस और सीएसएस के थ्रू। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से, जैसे इसमें देखिए, जब हम वर्डप्रेस की बात, अब हम अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस सीएमएस टूल है। तो जो सीएमएस टूल्स होते हैं, सीएमएस टूल मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टूल, जैसे शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ये सारे जो टूल्स होते हैं, ये थोड़े से जो, अगर हम कोडिंग की बात करें, कोडिंग के कंपेयर करें तो उससे थोड़े से स्लो होते हैं। स्लो यानी कि जब यूजर रैंकिंग में स्लो नहीं होते, जब यूजर सर्च करता है या फिर वेबसाइट पे जाता है तब थोड़े से स्लो होते हैं ये सारे टूल, अगर हम कंपेयर करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो हम अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे अ, हमारी वेबसाइट में अंदर कोड ऐड करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर कई जगह पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन करना है तो हम वहाँ पे कोड का यूज कर सकते हैं। कोड का यूज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडिट पे चलता हूँ। ये आपको हर एक उसमें मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, राइट एन एचटीएमएल। अब एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल भी एक लैंग्वेज है, जैसे सीएसएस जावा है, इस तरीके से। तो जस्ट सिंपली मैं चैट जीपीटी के पास चलता हूँ एंड यहाँ पे इसको बोलता हूँ राइट अ एचटीएमएल। ठीक है, सो इसने मुझे एक यहाँ पे एक कोड लिख के दे दिया।
सिंपली जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा और वहां पे अगर ऐड करूंगा, कॉपी किया एंड वेबसाइट पे जाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया एंड इस पे हम रिव्यू करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, रिव्यू पे चलते हैं, तो मेरी वेबसाइट के अंदर एक इस तरीके से एक फॉर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, गेट अ फ्री कंसल्टेशन फॉर्म, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और जो भी सर्विस चाहिए और जो जो भी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ, हाँ, ये एक तरीके से ना कोड के थ्रू आपको करना पड़ता है और ये वैसे जरूरी नहीं है कि आप इसी के थ्रू करें, आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं। मतलब बाय हेल्प ऑफ प्लगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल दिया। हाँ, इसके लिए भी प्लगिंग होता है। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एचटीएमएल हो गई, सीएसएस हो गई, जावा, इन सब के। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एसएसएल। एसएसएल यानी सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होती है वेबसाइट के अंदर और ये होना कंपलसरी है। बिना इसके कभी कभार जो कुछ सर्च इंजन होंगे वो आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन फैच भी नहीं करते। इसके लिए आपको कंपलसरी है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एसएसएल होना कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसएल बेसिकली क्या होगा? एसएसएल सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होती है वेबसाइट के अंदर। जैसे कोई यूजर वेबसाइट सर्च करता है, अब वो जो यूजर सर्च कर रहा है वेबसाइट, वो उसके सर्वर्स पे इंफॉर्मेशन जाती है। यूजर ने सर्च किया उसकी, अब वो वेबसाइट कहीं पे होस्ट है तो उस होस्टिंगर पे वो इंफॉर्मेशन जाएगी। अब वो होस्टिंगर वापस इस इंफॉर्मेशन को देगा यूजर। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है गिव एंड टेक का, यूजर कोई इनपुट देता है, होस्टिंगर से आउटपुट आता है, फिर यूजर इनपुट देता है, फिर आउटपुट आता है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी आ जाता है बीच में। अगर किसी को थोड़ी साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन है या कुछ इंफॉर्मेशन है, वो बीच में आके आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या वेबसाइट पे लिख रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे वो देख सकता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, वेबसाइट के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई जाती है। ये जो प्रोटेक्शन लेयर है, इस प्रोटेक्शन लेयर को हम बोलते हैं एसएसएल, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, ये सिक्योर रहा है, इस चीज को ही हम एसएसएल बोलते हैं। कि अब जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी सिक्योर होके जाएगी, कोई भी उसको नहीं देख पाएगा, इस चीज को हम एसएसएल बोलते हैं। अब एसएसएल वैसे तो अगर आप होस्टिंगर से परचेज करेंगे आपको फ्री में मिल जाता है।
हाँ हाँ, होस्टिंग परचेज करके तभी वो उसको बनती है, तभी आप भी यूज कर सकते हो, तो मैं भी यूज कर सकता हूँ। अभी जो आपके पास है वो एक सब डोमेन है, उसके अंदर तो आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो। हाँ, उसके अंदर नहीं आप बना सकते, वो तो खुद एक वेबसाइट है। कि एसएसएल का अपना खुद का एक प्राइस भी होता है, मतलब उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। होस्टिंगर ये चीज आपको फ्री में देता है, बट जैसे कुछ प्लेटफॉर्म बहुत महंगा भी आता है, क्योंकि सिक्योरिटी के बेस पे है। तो जैसे GoDaddy पे अगर मैं बात करूं, एक वेबसाइट का इतना महंगा भी पड़ता है, 3,000, मतलब खुद डोमेन से ज्यादा महंगा तो कभी कभार हमें एसएसएल पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो एसएसएल है, अगर वो आपको फ्री में मिल रहा है कहीं से, जैसे होस्टिंगर से मिल जाता है या और वेबसाइट से मिल जाता है, तो उसमें से ले लीजिएगा, क्योंकि एसएसएल बहुत जरूरी है किसी भी वेबसाइट में। ओके। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास क्रॉनिकल टैग। क्रॉनिकल टैग बेसिकली क्या होता है? क्रॉनिकल टैग एक तरीके से हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टैग बना देते हैं कि ये मेरी वेबसाइट का मेन यूआरएल है। तो क्रॉनिकल टैग क्या करता है, जब भी मेरी वेबसाइट पे कोई आएगा या मेरी वेबसाइट को गूगल का क्राउलर आएगा या बोट आएंगे, तो उनको पता होगा कि ये वेबसाइट का इस पर्टिकुलर पेज किस मेन डोमेन से बिलोंग करता है। उस चीज को हम बोलते हैं क्रॉनिकल टैग। ओके, अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जस्ट आपको वेबसाइट पे जाना है। पेजेस, इसमें जैसे इस पेज पे चलते हैं। ओके, अब हर एक पेज के नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा एडवांस में। अगर आप जाएं एडवांस में, जब आप एसईओ करते हैं उसके नीचे एडवांस का एक ऑप्शन आएगा। एडवांस में सबसे नीचे होता है आपका क्रॉनिकल यूआरएल। क्रॉनिकल यूआरएल क्या होगा? क्रॉनिकल यूआरएल आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का मेन यूआरएल देना है। जैसे ये जो मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का एक यूआरएल है जो डॉट इन तक यहाँ तक बिलोंग करता है। तो ये हो गया। क्या? तो कुछ इस तरीके से क्रॉनिकल यूआरएल मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है हर एक पेज में जा जाके, जिससे एसईओ के या जो भी क्राउलर आ रहे हैं उनको ये पता हो कि ये जो पेज है किस वेबसाइट से बिलोंग करता है, मतलब किस यूआरएल से बेसिकली बिलोंग करता है। इस चीज को हम बोलते हैं क्रॉनिकल यूआरएल। इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव। ऐसे मुझे हर एक पेज में जाके करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वापस चलता हूँ, जैसे ये पेज है मेरा, इसमें भी एडिट करके जाऊंगा। नीचे एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस में यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। ये हम
क्रॉलर जैसे एल्गोरिदम्स जब हमारी वेबसाइट को चेक करती है ना, वो एक बेसिकली एक बोट्स बेस्ड, उन बोट्स 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 मतलब रोबोट्स बेचती हैं चेक करने के लिए, मतलब कोई ह्यूमन चेक नहीं करता बेसिकली हमारी वेबसाइट। वो जो कंप्यूटर्स हैं वो चेक करते हैं हमारी वेबसाइट को। तो उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं यहाँ पे क्राउलर या फिर बोट्स। तो जो क्राउलर्स हैं उन क्राउलर्स के लिए ही हम बनाते हैं ये क्रॉनिकल यूआरएल, कि उनको ये पता हो कि ये पेज किस वेबसाइट से ब्राउज करता है, इसलिए हम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन यानी कि हमारी वेबसाइट में क्या होता है कि कभी कभार हमें अपनी वेबसाइट पे कुछ काम करना है, ये तो वैसे थ्योरेटिकल पार्ट है, बस पता होना चाहिए कि जो वेबसाइट है उसमें 301 होता है और परमानेंट रीडायरेक्शन के लिए। यानी कि आपकी एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट का जो यूआरएल है या उसका जो डोमेन है वो किसी भी रीजन से एक्सपायर हो गया है, आप क्या करते हो उसे रीडायरेक्ट कर देते हो कहीं और पे। इस चीज को हम बोलते हैं परमानेंट यूआरएल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं गूगल के पास चलता हूँ और मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ twitter.com, तो मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा x.com। इसी चीज को हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन, कि यूजर को एक पेज से दूसरे, सॉरी, एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देने को हम रीडायरेक्शन बोलते हैं 301। इसी तरीके से आता है 302। कभी कभार आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में लिखा होता है कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पे 302 का ऑप्शन लिख देते हैं कि टेम्परेरी बेस पे अभी हम काम कर रहे हैं। उस चीज को बोलते हैं हम टेम्परेरी, उसको हम अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम 302 यहाँ पे ऐड करते हैं वेबसाइट। इसके बाद आता है हमारे पास इसी में 404। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो और उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली ना हो या इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तब हम उसको बोलते हैं 404, कि वेबसाइट का जो डेटा है, वेबसाइट का जो कंटेंट है पब्लिक अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं 340, कि डेटा नॉट फाउंड, कि जो भी आप सर्च करो वो डेटा है ही नहीं इंटरनेट। नहीं नहीं नहीं, ये करते नहीं है, बस ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे अगर ये पूछ रहा है कि जैसे हो जाता है ना, कई बार वेबसाइट में आ जाता है 404, तो इसका मतलब क्या है, बस एक थ्योरेटिकल पार्ट है और हम वेबसाइट में कुछ नहीं करते इसके लिए। इसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर जो भी लिंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई सोशल मीडिया का लिंक डाला, बट सोशल मीडिया का जो मैंने लिंक डाला या जो पोस्ट का लिंक डाला वो मैंने 2 महीने बाद उसको डिलीट कर दिया, बट ये चीज मैं अपने अपनी वेबसाइट में अपडेट नहीं करी कि मैं वो लिंक हटा चुका हूँ, तो अपनी वेबसाइट से जाके भी वो लिंक हटा दूँ। ठीक है, तो वो जो ब्रोकन लिंक्स होते हैं, ब्रोकन लिंक्स क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी वेबसाइट की जो यूजर का एक्सपीरियंस है उसको खराब करते हैं। ठीक है, हाँ, उस चीज को हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक। तो इसी तरीके से हमारी वेबसाइट्स के अंदर कुछ लिंक्स रह जाते हैं जो किसी भी रीजन की मदद से या तो हट चुके हैं या फिर वो ओपन नहीं हो पा रहे। तो इस चीज को चेक करते हैं हम अपने अपनी वेबसाइट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं एंड जस्ट यहाँ पे सर्च करते हैं ब्रोकन लिंक चेकर।
अब जैसे ये जो मेरी वेबसाइट है मैं उसका चेक करूं, एंड उसको लिखते हैं यहाँ पे pro। ओके, अब ये मेरी वेबसाइट के सारे पेजेस पे जाएगा और जा जाके एक बार चेक करेगा कि वेबसाइट के अंदर कितने लिंक्स और कितने ब्रोकन लिंक्स। ओके, अब जैसे वेबसाइट के अंदर ज्यादा पेजेस नहीं है, जैसे 8 पेजेस हैं, उसके अंदर 0 ब्रोकन लिंक्स है, कोई भी ब्रोकन लिंक्स इसमें नहीं है। इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये ब्रोकन लिंक नहीं है मेरी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं वेबसाइट चेंज कर दूं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट डाल देता हूँ। थोड़ी वेबसाइट बड़ी है। इसमें ओके, बस ये बेसिकली वेबसाइट के पेज पेज पे जाके जस्ट लिंक चेक कर रहा है। आई थिंक पेज ज्यादा है तो शायद इसमें टाइम लगेगा।
ठीक है, अभी से छोड़ देता है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ओपन ग्राफ टैग या फिर ट्विटर कार्ड जिसे हम बोलते हैं। अब जब भी हम फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे भी दिखे। मतलब सोशल मीडिया से भी यूजर मेरे पास आ पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे जहाँ पे मैं चाहता हूँ इंफॉर्मेशन या इस पर्टिकुलर पेज की इंफॉर्मेशन है। और उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सोशल। जब हम सोशल पे जाएंगे तो यहाँ पे वो आप सब सोशल मीडिया के लिए भी इंफॉर्मेशन मांगेगा। लाइक सोशल मीडिया पे कौन सी पेज चाहते हो, और सोशल मीडिया के लिए आप चाहते हो जैसे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन फॉर सोशल मीडिया के लिए अलग से डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। ये उसके लिए है जो सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक चाहते हैं रैंक को या रैंक के, तब हम यूज करते हैं इन सब चीज। एंड हाँ, मतलब बेसिकली ये इसलिए है कि सोशल मीडिया के, अब सोशल मीडिया से भी आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। तो उस उनके लिए भी हम एक अलग से एक पेज बनाते हैं जिसको हम सोशल लिंक्स बोलते हैं। सोशल ओपन ग्राफ टैग या फिर ट्विटर कार्ड, दोनों इस चीज को बोला जाता है। हाँ, हाँ। इसी तरीके से हम सोशल मीडिया के लिए भी करते हैं। ये सारा होता है हमारा टेक्निकल पार्ट, कि जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सारी जो टेक्निकल चीजें हैं कंप्लीट होनी चाहिए हमारी वेबसाइट में। अब इसमें जैसे ये जो ब्रोकन लिंक्स था, ब्रोकन लिंक भी चेक कर रहा है, इसमें भी जीरो ब्रोकन लिंक्स है। अगर ब्रोकन लिंक होते तो मैं क्या करता, उस पर्टिकुलर पेज पे जाता, पेज पे जाके उस पर्टिकुलर लिंक को मुझे हटाना पड़ता बस, और कुछ नहीं होता। ब्रोकन लिंक्स वैसे तो इसमें जीरो है, बट वेबसाइट्स के अंदर होते हैं तो मुझे हटाने पड़ते हैं रेगुलर। तो ये था आपका एक टेक्निकल पार्ट, ठीक है। तो ये टेक्निकल पार्ट हमें अपनी वेबसाइट में चेक करके डालना पड़ता है, जो जो चीज़ें मिसिंग है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें पुट करनी पड़ती है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑफ पेज एक्टिविटी, जिसको हम बैकलिंक, या फिर जिसको आप ये बोल सकते हो कि जैसे तीन टाइप के हमारे पास टेक्निक्स थे। जैसे ऑन पेज हो गया, तो इसका टेक्निकल हो गया, फिर आता है हमारा ऑफ पेज। तो अब ये होता है हमारा ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ एक तरीके से वेबसाइट के बैकएंड में हम काम करते हैं। वेबसाइट के ऊपर कुछ भी काम नहीं होगा, ना वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट होगा, वेबसाइट की इसमें जरूरत ही नहीं होती, बस वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट के लिंक्स हमें इसमें चाहिए होते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम बेसिकली वेबसाइट के ऑफ पेज में सारा काम करेंगे। इसमें हम जा वेबसाइट के बेसिकली लिंक बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम अलग अलग सोर्स से, अलग अलग वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर हाँ, अलग अलग जगह से हम ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बैकलिंक्स या फिर ट्रैफिक जनरेट करना, ऑफ पेज एक्टिविटी करना। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब वो पहले आपको ये सोचना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक जनरेट करना है। मैंने आपको बताया था कि हर एक डोमेन का एक एपीए होता है। अब आपका काम इसमें क्या होगा, आपको एक शीट क्रिएट करनी होगी। किस तरीके से एक शीट?
अब आपको क्या है, आपको एक शीट क्रिएट करनी है कुछ इस तरीके से। आपको रैंडम कोई भी वेबसाइट, आपको जस्ट वेबसाइट्स पे जाना है, तो वेबसाइट्स पे जाके DAPA यहाँ पे ऐसे लिखना है इस तरीके से। मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है इसमें। आपको गूगल पे, अब देखिए टाइप्स ऑफ वो हैं, ठीक है। प्रोफाइल हो गया, प्री क्लासिफाइड हो गया, इमेज सबमिशन। प्रोफाइल हो गया बेसिकली कि वो वेबसाइट्स जहाँ पे जाके आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद वहां से किसी तरीके से आपको ट्रैफिक मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए आपने फेसबुक पे जाके प्रोफाइल क्रिएट करी, अब लोगों ने आपको फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू ढूंढा आपके बिजनेस में, इस चीज को हम बोलते हैं प्रोफाइल सबमिशन। यहाँ पे सबमिशन का मतलब है कि वहां पे जाके आपने कंटेंट क्रिएट करा है या फिर कंटेंट को बनाया है। सबमिशन इस चीज को बोलते हैं, सबमिट कर देना वहां जाके। फिर आता है फ्री क्लासिफाइड। फ्री क्लासिफाइड वो वेबसाइट होती है जहाँ पे जा करके आप फ्री में अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, वो भी कुछ टाइम के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका जस्ट डायल हो गया, या फिर आपका OLX हो गया, जहाँ पे जा करके आप फ्री में कंटेंट को अपलोड कर सकते हो और अपने सर्विस, जो भी आपका बिजनेस। हाँ, फ्री क्लासिफाइड के बाद आता है हमारे पास इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन हो गया कि जैसे मैंने फेसबुक का अकाउंट बनाया, वहां पे जाके फेसबुक का अकाउंट बनाने के बाद मैंने उस फेसबुक अकाउंट को पब्लिक, उस फेसबुक अकाउंट पे एक इमेज अपलोड करी और जिसमें मैंने अपना एक लिंक डाल दिया, उस चीज को बोलते हैं इमेज सबमिशन। इसी तरीके से PDF और PPT सबमिशन होते हैं, इसकी भी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे जाके आप PDF अपलोड करते हो, या फिर वहाँ पे जाके आप कोई प्रेजेंटेशन अपलोड करते हो, ठीक है, वो भी आती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक एक करके इन सबको सर्च करना है। किस तरीके से करना है बताओ। आपको गूगल पे जाना है, सबसे ऊपर जैसे हमारे पास है प्रोफाइल सबमिशन, गूगल पे जाना है and आपको सर्च करना है प्रोफाइल सबमिशन वेबसाइट्स। तो आपको एक वेबसाइट्स, नंबर ऑफ वेबसाइट्स के यहाँ पे वो मिल जाएंगे, मल्टीपल लिंक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली वेबसाइट लेनी है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पे फिर सर्च करना है DAPA चैनल, और यहाँ पे जाके जस्ट URL को आपको कर देना पेस्ट। DAPA उस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, जैसे अभी अब ये जो डोमेन है, इस डोमेन की अपनी एक वैल्यू होती है, हर एक डोमेन की होती है। वेबसाइट पे जितनी भी, इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है, उन सबकी अपनी खुद की एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, DAPA बोलते हैं। DAPA मतलब डोमेन अथॉरिटी, डोमेन की कितनी अथॉरिटी है। PA यानी उसके जो पेजेस हैं उसकी कितनी अथॉरिटी, और उस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे 8 मिलियंस ऑफ बैकलिंक्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये जो वेबसाइट है इसकी अपनी एक अथॉरिटी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं DAPA चेकर। अब आपको करना क्या है, आपको उस वेबसाइट, जो भी हमारे वेबसाइट यहाँ पे सर्च करी है, इस वेबसाइट की एक शीट बनानी है। इस तरीके से आपको जाना है, यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक देना है, उसके बाद उसका DAPA देखना है, DA कितना है। यहाँ पे इसका DA है 95 और 80, तो आपको सर्च करना है 90, यहाँ पे सेव कर देना है, और 80। और उसका स्पैम स्कोर होता है कि स्पैम स्कोर दिखाएगा, और यहाँ पे स्पैम स्कोर उसका कितना है, 1%।
तो आपको कुछ इस तरीके से एक डेटा बनाना होता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है। इसी तरीके से हमें एक डेटा क्रिएट करना पड़ता है अपने लिए। अब हम अपने लिए क्यों कर रहे हैं? अब क्योंकि हमें बार बार ये देखना ना पड़े कि मुझे किस वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाना है, किस वेबसाइट पे जाके कंटेंट अपलोड करूं जिससे मुझे ट्रैफिक मिले। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही उस चीज को सेव करके रखते हैं। इसलिए हम उसे हाँ, इसलिए हम उसको डीएपी, इसलिए हम उसको बैकलिंक बोलते हैं। जा ताकि हम बार बार जाके हमें बार बार जाके डीएपी चेक ना करना पड़े, एक ही बारी में उसके जो भी डेटा है वो सेव करके रखें। तो अब आपको इस तरीके से एक शीट बनानी है, ठीक है। कम से कम 10-10 वेबसाइट तो निकाल के रखिएगा। वैसे तो ज़्यादा निकालते हैं, जैसे 100-200 इतनी तक की वेबसाइट निकालनी पड़ती है हमें अपनी। हाँ, बस इसीलिए ही हमें निकालना है कि बाद में जब हम जाएंगे और उस पर पोस्ट करेंगे। अब ये करते कैसे हैं, देखिए, जैसे जैसे इसमें सबसे पहले आ गया प्रोफाइल सबमिशन। प्रोफाइल सबमिशन, उसके बाद आ गया आपका ब्लॉग और आर्टिकल सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पे बनाने हैं। प्रोफाइल सबमिशन, ठीक है, उसके बाद मेरे पास था ब्लॉग एंड आर्टिकल वाला सबमिशन। इसी तरीके से आपको कम से कम नंबर ऑफ 12-13 वो बन जाएंगे आपके पास शीट्स। उन शीट्स के अंदर आपके पास 10-10 वो आ जाएंगे। तो तकरीबन 130 के करीब आपके पास वेबसाइट हो जाएंगी जहाँ पे आप बैकलिंक बनाना सीखें। तो पहले ये चीज कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर बैकलिंक्स में आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से कंटेंट को अपलोड करा जाता है वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको रेफरेंस के लिए ये वेब जो शीट है मेरी, ये मैं शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे भी भेज रहा हूँ, उसका जो लिंक है सेव कर लीजिएगा और मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको भेज दिया कि आपको किस तरीके से बनाना है। कुछ नहीं करना है इसमें, बस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे डीएपी सर्च करके उस वेबसाइट का जो डेटा है वो यहाँ पे सेव करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? इन वेबसाइट को सेव करके ये होगा कि जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे ना, तो मेरे पास एक डेटा होगा, उस डेटा के बेस पे मैं फटाफट से बैकलिंक बना दूंगा अपनी वेबसाइट के लिए। हाँ, कंटेंट अपलोड। ओके, और कोई पूछना है इसके बारे में, ऑफ पेज और टेक्निकल अच्छी के बारे में भी? ठीक है, ठीक है, मुझे भेज देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो बस ये एक शीट बस जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे हम फिर ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे तो उसमें फिर शीट की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी तरफ से ही बना के रख लीजिएगा, कम से कम 10-10 तो निकाल के रखिएगा। ठीक है, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ आज की। और